तो मूवी की शुरुआत होती है और पुलिस डिटेक्टिव चैंग को दिखाते हैं। उसके साथ है उसका पार्टनर सैम। दोनों शिर्ले नाम की एक औरत के घर पर जाते हैं जहां वो कुछ केस फाइल्स को देखते हैं। दरअसल हुआ यह था कि 15 साल पहले शिर्ले की बेटी लापता हो गई थी। उस केस को चैंग ने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो क्रिमिनल का पता नहीं लगा पाया और इस बीच किडनैपर ने शिर्ले की बेटी का कत्ल कर दिया। अब 15 साल के बाद चैंग शिर्ले से मिल रहा होता है, लेकिन इतने सालों से शिर्ले ने अपनी तरफ से कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके रखे होते हैं जिनमें एक टेप होता है। सैम उसे प्ले करता है, उसमें बच्ची की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत टेप निकाल देता है। अब शिर्ले पूछती है, मेरी बेटी के केस में कुछ पता चला क्या? चैंग की बोलती बंद हो जाती है। अब सैम बताता है कि हमारे देश के कानून के मुताबिक क्राइम के 15 साल के अंदर अगर क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया तो वो केस बिना सॉल्व के क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद तो हम उस क्रिमिनल को पकड़ भी नहीं सकते। और आपकी बेटी के केस में 15 साल होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। अगर उसके अंदर हमें कातिल नहीं मिला तो ये केस भी क्लोज हो जाएगा। और ये सुनकर शिर्ले चौंक जाती है कि ये कैसा अन्याय है। कहकर वो अपने सारे फाइल्स इनके सामने रखती है कि ये एविडेंसेस नहीं है तो क्या है ये, जल्दी क्रिमिनल का पता लगाओ और उसे अरेस्ट करो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इन फाइल्स में कोई ठोस क्लूज नहीं होते जिसके बल पर वो कातिल को पकड़ पाए। चैंग और सैम भी बेबस होकर शिर्ले को सॉरी कहकर चले जाते हैं। तो पीछे से शिर्ले रोती विनती करती है कि प्लीज सर मेरी बेटी के कातिल को पकड़ लीजिए, आपने उस दिन प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी को आप न्याय दिलाएंगे। चैंग भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है कि क्या करूं मैं। वहाँ से वो सीधे हाईवे पर आता है जहाँ शिर्ले की बेटी की मौत हुई थी। वहाँ उसे कुछ विजुअल्स दिखते हैं। उस जगह पर कोई एक गुलदस्ता रख कर गया था। उसे लगता है कि शायद शिर्ले ने अपनी बेटी की याद में फूल रखे होंगे। वो शिर्ले को कॉल करके पूछता है तो वो कहती है, मैंने तो उस मनु जगह पे जाना ही छोड़ दिया, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी बेटी की मौत हुई थी। तो पहला क्वेश्चन, ये गुलदस्ता किसने रखा? अब चैंग को शक होता है कि कहीं ये कातिल ने तो नहीं रखा। फूल जरा मुरझाए हुए होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इसे रखे हुए 10 या 15 घंटे हुए होंगे, यानी कि आधी रात को किसी ने इसे यहाँ पर रखा होगा। तो अब चैंग वहाँ रखे हुए सीसीटीवी कैमरास को देखता है और उसका फुटेज चेक करने लगता है। रात के ठीक 1:15 को एक आदमी पास के जंगल से निकलकर हाईवे पर आता है और गुलदस्ता रख कर चला जाता है। यही नहीं, जाते वक्त वो कैमरे को भी एक नजर से देखता है पर उसका फेस क्लियर नहीं था। अब चैंग को लगता है कि वो जो कोई भी है वो मुझे चैलेंज कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ये लो मैं कैमरे में भी आ गया, मुझे पकड़ कर दिखाओ। चैंग को भी ये चैलेंज मंजूर होता है और वो उसी रात को सैम को लेकर जंगल के अंदर जाता है। उसे यकीन है कि कातिल ने यही अपनी गाड़ी रोक कर रखी होगी और पैदल चलकर ही वो हाईवे पर आया होगा। और जैसी उम्मीद थी, जंगल में उन्हें गाड़ी के टायर के निशान मिल जाते हैं और वो उसके पैटर्न की फोटो भी ले लेते हैं। अब चैंग गैस करता है कि यहाँ गाड़ी छोड़कर वो हाईवे पे गया, वहाँ फूल रखकर वो उसी रास्ते आया और यहाँ से गाड़ी निकालकर इस तरफ गया होगा, क्योंकि इस साइड को सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता, यानी ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। तो अब उसका पता कैसे लगाए? दैट्स चैलेंजिंग। चैंग कहते हैं कि सीसीटीवी में उसका इमेज ठीक 1:15 को रिकॉर्ड हुआ। अगर वो पैदल वापस आया और कार लेकर इस रूट से गया तो इस ब्लाइंड स्पॉट पर वो करीब 1:45 से 1:55 के बीच पहुंचा होगा। हमें ये पता लगाना है कि इन 10 मिनटों में उस ब्लाइंड स्टॉप से कौन कौन सी गाड़ियां पास हुई थी, खासकर वो गाड़ियां जिनमें डैशबोर्ड कैमरा लगे हुए हैं। किसी न किसी गाड़ी के डैश कैम ने तो कातिल की गाड़ी को जरूर रिकॉर्ड किया होगा। फिर क्या था, अपनी खोज वो करते हैं शुरू। उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिलती है जिसके डैश कैम रिकॉर्डिंग में ठीक 1:53 को एक ब्लैक कलर की कार पास होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं होता। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये जरूर उसी कातिल की कार होगी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बिना नंबर की गाड़ी को ढूंढे कैसे। चैंग बार बार उस फुटेज को देखता है तो उसे विंडशील्ड पर एक स्टिकर चिपका हुआ दिखता है। चैंग फिर ऐसे स्टिकर वाले कार को तलाशने लगता है और एक दिन वैसी ही कार उसको दिख जाती है जो उसने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस कार का लाइसेंस प्लेट नंबर है। फिर भी चैंग को शक तो होता है और वो इस कार के टायर पैटर्न को कातिल के कार के टायर पैटर्न से वेरीफाई करता है तो वो एकदम मैच। और यही नहीं, इस कार के विंडशील्ड में भी वैसा ही स्टिकर लगा होता है। अब चैंग आसपास देखता है कि ये कार है किसकी आखिर। तभी एक आदमी चैंग को देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बारिश हो रही थी तो उसने छतरी पकड़ी हुई थी। चैंग उसे फॉलो करता है लेकिन भीड़ में कातिल कहीं गुम हो जाता है। फिर अचानक वो कातिल को ट्रेस कर ही लेता है और उसे चेज करता है, लेकिन वो फिर बच निकलता है। अब वहाँ के कुछ स्टोर्स में चैंग चेक करता है। तभी एक रेस्टोरेंट में वो उसी आदमी को देखता है जो एक टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ने के बहाने अपना चेहरा छुपाकर बैठा होता है। उसके पास एक गिरी छतरी भी रखी होती है। अब चैंग उसका चेहरा देखने वाला होता है कि वो झट से वेट्रेस को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। चैंग भी तुरंत उसके पीछे भागता है। कातिल बाहर शिर्ले को भी धक्का देकर भाग जाता है। चैंग को उसका पीछा करते हुए देखकर शिर्ले समझ जाती है कि यही कातिल है और चैंग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चैंग की किस्मत खराब होती है और कातिल अपनी कार में जल्दी से निकल जाता है। बेचारा चैंग मायूस खड़ा होता है क्योंकि 15 साल पूरे हो चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है अभी तक। पर शिर्ले कहती है कि अभी भी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, 2 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। उसके अंदर हम लाइसेंस प्लेट नंबर से उस कार को ट्रेस कर सकते हैं। अब चैंग बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइसेंस प्लेट नंबर फेक था। मैं सच में इस केस में फेल हो गया हूँ। ये सुनकर शिर्ले बहुत दुखी होती है कि अब मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। चैंग केस के सारे एविडेंसेस को जलाने लगता है जिसमें कातिल की ड्राइंग भी होती है। तब शिर्ले का वॉइस मैसेज आता है कि मुझे कुछ लोगों पर शक है, मैं आपको उनके नाम भेजूंगी, आप सिर्फ मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम कातिल को जरूर पकड़ पाएंगे। पर चैंग तो बेचारा गिव अप कर चुका था। वो शिर्ले का मैसेज इग्नोर ही कर देता है। कातिल की ड्राइंग चल रही होती है लेकिन अचानक बारिश होती है और आग बुझ जाती है। अगले दिन कातिल एक छोटे लड़के को अपना टारगेट चुन चुका था। वो उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन उस लड़के को भी जरा शक होता है तो वो घबराकर मम्मी मम्मी करके चिल्लाने भी लग जाता है।
कातिल फिर उसका पीछा करता है, लेकिन इतने में वो अपने घर पहुंच जाता है और कातिल को फिर खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब वो फिर इस बच्चे को किडनैप करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो फंस सकता है, इसलिए वो अपना एक नया टारगेट फिक्स कर लेता है। एक बुजुर्ग अपनी पोती के साथ मजे से खेल रहा होता है, तभी घर के अंदर फोन रिंग करता है। बुजुर्ग फोन उठाने जाता है तो कॉल ही कट हो जाती है। वो फिर बाहर आने वाला होता है कि फिर से फोन रिंग करता है। वो फिर फोन उठाने जाता है, लेकिन फिर वो बंद हो जाता है। अब बुजुर्ग बाहर आकर देखता है तो पार्क में उसकी पोती होती नहीं। अब ये बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम एंथनी है, वो पुलिस में कंप्लेंट करता है कि मेरी पोती अचानक से कहीं लापता हो गई है। पुलिस उसके घर में कैमरा, कॉल ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह सेट करके बैठे होते हैं ताकि अगर किडनैपर फिरौती के लिए कॉल करे तो वो उसको ट्रेस कर सके। एंथनी फिर से पार्क में जाता है, तभी फिर एक कॉल आता है, पर एंथनी के फोन पर नहीं बल्कि वहाँ ग्रास में रखे हुए एक और फोन पर। वो कॉल अटेंड करता है तो उसमें उसकी पोती की चीख सुनाई पड़ती है। फिर वो अंदर बैठे पुलिस को इशारा करता है कि किडनैपर कॉल कर रहा है। फिर वो उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश में पूरी तरह चूक जाते हैं। तब किडनैपर कहता है कि तुम्हारी पोती मेरे पास है। अब घर के अंदर बच्ची की माँ, जिसका नाम किम है, उसे किडनैपर कॉल करता है। पुलिस फिर उस कॉल को ट्रेस करने लगती है। किडनैपर कहता है कि मुझे $50,000 दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ, अगर पुलिस को पता चला तो अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगी। किम भी बेचारी रोती हुई कहती है, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। पर तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर का फोन नीचे गिरता है और उसमें से आवाज निकलती है। किडनैपर समझ जाता है कि वहाँ पुलिस है जो उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। वो तुरंत उस लोकेशन को छोड़ देता है। यहाँ किम तो डर के मारे बेहोश हो जाती है कि पता नहीं किडनैपर मेरी बेटी के साथ अब क्या करेगा। तब इन्हें पता चलता है कि किम एक हार्ट पेशेंट है और कुछ साल पहले उसका ऑपरेशन भी हुआ था। इतने में वो किडनैपर का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और वहाँ पहुंचते भी हैं, पर कातिल तो वहाँ से फरार हो चुका है। तभी उनको एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है जिसे वे एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब चैंग शर्ली से बताने गया था कि अब तुम्हारी बेटी के केस में 15 साल हो चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा। लेकिन शर्ली अगले दिन उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ से बारिश के दिन वो कातिल भागा था। शर्ली रेस्टोरेंट वाले से पूछती कि बारिश वाले दिन एक आदमी यहाँ आया और वेटर्स को धक्का देकर भाग गया था, क्या तुम उसको जानते हो? वो कहता है, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो उस टेबल पर बैठा था। शर्ली उस टेबल पर जाती है तो वहाँ नीचे उस आदमी की छतरी रखी होती है। शर्ली उसे उठाकर देखती है तो उसमें एक बैंक का नाम होता है। वो उस बैंक में जाकर पूछती है कि आप ऐसी छतरियां किन कस्टमर्स को देते हैं? वो कहते हैं कि ये तो हम अपने वीआईपी कस्टमर्स को देते हैं। शर्ली कहती है कि क्या आप मुझे उनके नाम दे सकते हैं? पर वो इनकार कर देते हैं कि कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन किसी और को देना इलीगल है। शर्ली अपने देश के कायदे कानून भले ही ना जानती हो, पर वो ये जरूर जानती है कि पैसा हर इलीगल काम को लीगल बनाने की शक्ति रखता है। इस बारे में आपकी क्या सोच है दोस्तों? कमेंट्स में बताना। शर्ली उस स्टाफ को अकेले में मिलकर पैसे देती है तो अगले 5 मिनटों के अंदर शर्ली के हाथ में होती है वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट। शर्ली ने इसी बारे में उस दिन चैंग को बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन तब चैंग ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो तो निराश हो चुका था। फिर शर्ली ने उसको वॉइस मैसेज भेजा। चैंग तब तक तो गिव अप कर चुका था और एविडेंसेस को जलाने लगा था। तब उसने शर्ली का वॉइस मैसेज सुना कि मुझे कुछ लोगों पर शक है, आप मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन तब भी चैंग ने उसे इग्नोर कर दिया था। पर शर्ली ने गिव अप नहीं किया था, आखिर माँ जो ठहरी। अगले दिन वो एक एक करके उस लिस्ट में दिए हुए सारे वीआईपी कस्टमर्स के घर जाकर पूछताछ करने लगी। एक एड्रेस पर एक पुराना घर होता है। शर्ली अंदर जाती है तो देखती है वहाँ एक कैलेंडर में हर दिन पर क्रॉस मार्क लगा होता है और शर्ली की बेटी के केस में जिस दिन 15 साल पूरे होते हैं उस दिन को सर्कल किया होता है। शर्ली समझ जाती है कि यही है इस कातिल का घर। तभी कातिल दरवाजे पर आता है। शर्ली तो डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाती है, पर कातिल अंदर नहीं आता बल्कि वहाँ से चला जाता है। पर इस बारे में शर्ली चैंग को कुछ नहीं बताती और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि पुलिस एंथनी की बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती है क्योंकि एंथनी गायब है और किम जो कि एक हार्ट पेशेंट है, बेटी के न मिलने पर वो शायद मर भी सकती है। इसलिए पुलिस को कमर कसकर काम करना होगा। यहाँ कातिल एक ट्रक चला रहा होता है जिसके अंदर एक बॉक्स है। इसी बॉक्स में उसने एंथनी की पोती को बंद करके रखा हुआ है। रास्ते में फिर एक पुलिस कार आती है, पर कातिल बिना टेंशन के आराम से चल रहा होता है। अचानक बॉक्स के अंदर से बच्ची आवाज करने लगती है। कातिल गाड़ी को तुरंत एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है ताकि पुलिस उसकी आवाज न सुन ले। अब वो बॉक्स खोलता है तो बच्ची बचने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह पे टेप लगा देता है और बॉक्स को बंद कर देता है। यहाँ घर पर किम किडनैपर के कॉल का इंतजार कर रही होती है। किडनैपर कॉल करता है तो किम कहती है, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, प्लीज उसे फोन दे दो। किडनैपर कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारे घर के पास एक गार्बेज ट्रक आएगा, उसमें चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी ठीक है। बेचारी किम भागकर सड़क की ओर आती है और उस गार्बेज ट्रक को रोककर कचड़े के बीच जाकर चेक करती है। वहाँ उसकी बेटी की एक फोटो होती है जिसमें वो एक घर में खड़ी है। किडनैपर ने अभी अभी ये फोटो क्लिक करके भेजी थी। अब किम की जान में जान आती है कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। पुलिस उस फोटो का बैकग्राउंड चेक करती है कि कहीं उसमें कोई क्लू तो नहीं है। तब वो समझ जाते हैं कि ये हूबहू 15 साल पहले शर्ली की बेटी के किडनैपिंग पैटर्न से मैच करता है। वो तुरंत चैंग से मिलते हैं जिसने उस केस को हैंडल किया था। चैंग बताता है कि शर्ली की बेटी के केस में भी किडनैपर ने इसी तरह गार्बेज ट्रक में उसकी बेटी का फोटो भेजा था। मतलब 15 साल बाद वही कातिल फिर एक किडनैपिंग कर चुका है और उस बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तब उसे याद आता है कि उस दिन बारिश की वजह से कातिल के बारे में जो कलेक्ट किए हुए एविडेंसेस थे वो पूरी तरह जले नहीं थे। अब वो उनको चेक करता है। पुलिस ऑफिसर पूछता है, क्या पैसे देंगे तो वो बच्ची को छोड़ देगा क्या? चैंग कहता है, नहीं, 15 साल पहले हमें भी यही लगा था। और शिरली एक बैग में पैसे लेकर उसके बताए हुए रेलवे स्टेशन पर भी गई। कातिल की बताई हुई जगह पर वो बैग रखकर चली गई, लेकिन हम उस बैग पर नजर रखे हुए थे। तब एक ट्रेन आई, उसमें मिलिट्री के कई लोग आए और उस भीड़ में हमने कातिल को मिस कर दिया। लेकिन उसने बड़ी शातिरी से पैसे के बैग को उठाया और एक नकली नोटों वाला बैग वहीं पर रखकर चला गया।
अब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तो 15 साल के बाद वो फिर से उसी मेथड से किडनैपिंग क्यों कर रहा है। चैंग कहता है जाहिर है वो पुलिस डिपार्टमेंट पर हंस रहा है कि इनको देखो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है कि मैं बार बार क्राइम करूंगा तो मुझे पकड़ कर दिखाओ अगर हो सके तो। अब पुलिस ऑफिसर ये सारी बातें अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है जो किम के घर पर है। तभी किम को आता है किडनैपर का कॉल। वो कहता है कि आज दोपहर को $50,000 का एक बैग रेलवे स्टेशन में रख दो। सीनियर ऑफिसर चौंक जाता है कि तो एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो चैंग ने कहा था। इसी बीच चैंग और सैम किडनैपर के बताए हुए स्टेशन के पहले वाले स्टेशन में जाकर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चैंग को लगता है कि 15 साल पहले कातिल मिलिट्री वालों के साथ आया और पैसे लेकर वो मेन रोड से तो निकला नहीं होगा, वो जरूर रेलवे ट्रैक से भागकर ही बच निकला होगा। चैंग और सैम भी ट्रेन से उतरकर उसी ट्रैक पर वेट करते हैं। तब वो देखते हैं कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी बैग लेकर वहां से भाग रहा है। चैंग और सैम उसको चेस करते हैं। किडनैपर बैग को दीवार के उस तरफ फेंक देता है। चैंग और सैम उस आदमी को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं और उसका चेहरा देखकर चैंग एकदम शॉक, ये और कोई नहीं एंथनी है। वो उसे कस्टडी में ले लेते हैं। अब एंथनी बताता है कि सच में क्या हुआ था। उस दिन जब पुलिस एंथनी के घर पर किडनैपर का कॉल ट्रेस कर रही थी तो अचानक एंथनी पार्क से गायब हो गया। दरअसल किडनैपर ने एंथनी को कॉल करके कहा था कि तुम्हारी पोती मेरे पास है। फिर उसने एंथनी को एक जगह पर बुलाया था। एंथनी भी जंगल के पास गया जहाँ पर एक शेड था। एंथनी अंदर गया तो किसी ने शेड का दरवाजा ही बंद कर दिया। बड़ी कोशिश के बाद दरवाजा खुला। वो बचकर बाहर आया तो उसकी कार में एक लेटर लिखा था कि अगर तुम अपनी पोती को जिंदा चाहते हो तो रेलवे स्टेशन से पैसे का बैग उठा लाओ। एंथनी कहता है इसलिए मैं उस बैग को उठाकर भागा था और दीवार के उस तरफ बैग को फेंक दिया। पर पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उस पब्लिक फोन के पास उन्हें जो सिगरेट का टुकड़ा मिला था उस पर एंथनी के फिंगरप्रिंट्स थे। ऊपर से किडनैपर ने अब तक जो कॉल्स किए थे उनमें उसका वॉइस और मॉड्यूलेशन वगैरह एंथनी की वॉइस एग्जैक्टली मैच करता है। इतना ही नहीं, अपनी पोती की किडनैपिंग के बहुत देर बाद ही एंथनी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को यकीन है कि एंथनी ही किडनैपर है, लेकिन चैंग को नहीं लगता कि एंथनी किडनैपर है। अगर वो किडनैपर है और कातिल है तो उसने पैसे के बैग को दीवार के उस तरफ क्यों फेंका? वो उसे लेकर बच निकल सकता था। यही नहीं, 15 साल पहले उसने जिस तरह से किडनैप किया था उसी तरीके से वो फिर से किडनैप नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता होगा कि इस बार वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए एंथनी किडनैपर नहीं हो सकता, कुछ और ही है। पर सवाल अब ये भी है कि एंथनी के फिंगरप्रिंट वाला सिगरेट उस पब्लिक बूथ में कैसे आया? उस बूथ के अंदर और कहीं पर भी एंथनी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब किडनैपर ने ग्लव्स यूज किया होगा। अगर वो एंथनी था तो सिगरेट स्मोक करते वक्त भी उसने ग्लव्स पहन रखा होगा। फिर उसमें फिंगरप्रिंट्स कैसे आ सकते हैं? दैट्स वेरी मिस्टीरियस क्वेश्चन। मतलब एंथनी किडनैपर या कातिल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर एंथनी को फंसाने के लिए कातिल ने ये पूरी सेटिंग की है। अब पुलिस कहती है कि सारे एविडेंस एंथनी के खिलाफ है। यहाँ तक कि किडनैप हुई बच्ची की फोटो में जो बैकग्राउंड है वो एंथनी के पुराने घर की दीवार से एग्जैक्टली मैच करता है। मतलब एंथनी ने उस बच्ची को वहीं रखा था। ऊपर से बच्ची अब तक मिली नहीं है और केस बहुत पेचीदा हो चुका है। अब चैंग किडनैपर के रिसेंट कॉल्स के ऑडियो और 15 साल पहले शर्ली की बेटी के कातिल के कॉल्स वाले ऑडियो को पूरी तरह से कंपेयर करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की मदद लेता है। स्पेशलिस्ट बताता है कि ये दोनों एक ही ऑडियो है। फर्क सिर्फ इतना है कि 15 साल पहले का ऑडियो जो हमारे रिकॉर्ड्स में है वो एकदम साफ है, लेकिन प्रेजेंट वाला ऑडियो उतना क्लियर नहीं है और बहुत डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ रहा है उसमें। हो सकता है कि कातिल इस बार वही पुराना वाला ऑडियो टेप यूज कर रहा था क्योंकि नए ऑडियो में कातिल की आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में जो गाड़ियों की आवाज है वो एकदम क्लियर है। अब चैंग समझ जाता है कि कातिल 15 साल पुराना वही ऑडियो यूज कर रहा है, लेकिन जब उसने उसको प्ले करते हुए रिकॉर्डिंग की होगी तो आसपास की आवाजें उसमें साफ सुनाई दे रही है और ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस के अलावा शर्ली के पास भी है। उस दिन चैंग और सैम ने शर्ली के घर में यही टेप प्ले किया था जिसमें शर्ली की बेटी की चिल्लाने की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। मतलब शर्ली और कातिल का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ये जानकर चैंग शर्ली के घर जाता है तो वहाँ शर्ली के साथ एंथनी की पोती होती है। ओह माय गॉड, चैंग का सर चकराने लगता है कि व्हाट इज द मिस्ट्री। वो शर्ली से पूछता है क्या तुमने उस बच्ची को किडनैप किया था? यहाँ पर शर्ली बताती है कि उसने बैंक से जिन वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट ली थी उनमें से एक घर कातिल का था। कातिल रोज कैलेंडर में मार्क कर रहा था कि कब 15 साल पूरे होंगे और कब वो निश्चित होकर अपनी लाइफ जिएगा। वो जान चुकी थी कि ये एंथनी का पुराना घर है। तब एंथनी वहाँ आया था और शर्ली उसको चाकू मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, पर एंथनी अंदर नहीं आया। फिर शर्ली ने देखा कि एंथनी अपनी बेटी और पोती के साथ बहुत ही खुश है। वो इस बात को सहन नहीं कर पाई कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को किडनैप किया उसे मार डाला, वो अपने परिवार के साथ इतना खुश है। तब उसने एंथनी की पोती को किडनैप करने का प्लान बनाया और उसमें वो सफल भी हुई। उसने इस किडनैपिंग को बिल्कुल उसी तरह से किया जिस तरह 15 साल पहले एंथनी ने उसकी बेटी को किडनैप किया था। उसने एंथनी की पोती की आवाज भी रिकॉर्ड कर ली और फिर उस बच्ची को एंथनी के पुराने घर में लेकर गई। वहाँ उसने बच्ची की फोटो खींची जिसे उसने गार्बेज ट्रक में रखकर एंथनी के घर भेजा। फिर उसने एंथनी के लिए एक लेटर लिखा कि रेलवे स्टेशन से पैसों का बैग तुम लाओगे और तब जाकर तुम्हारी पोती तुम्हें मिलेगी। फिर उसने एंथनी का सिगरेट जानबूझकर पब्लिक बूथ के पास रखा ताकि पुलिस को उसी पर शक हो और एंथनी को उसके 15 साल पुराने क्राइम की सजा मिले। अब ये सारी बात सुनकर चैंग शर्ली पर गुस्सा होता है कि ये क्या कर रही हो तुम? एंथनी की गलती की सजा तुम इस बच्ची को दे रही हो, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे इसकी माँ किम के पास लेकर जाऊंगा। पर शर्ली विनती करती है कि अगर इसे वापस भेज दिया तो एंथनी पर लगा इल्जाम मिट जाएगा और उसे मेरी बेटी के कत्ल की सजा नहीं मिलेगी। उसे कम से कम 10 से 15 साल जेल में सजा काट नहीं दो चाहे, तब तक ये
बच्ची मेरे साथ ही रहेगी प्लीज। चैंग उसे कन्विंस करता है कि तुम इस बच्ची को मेरे साथ भेजो और मैं वादा करता हूँ कि एंथनी अपने क्राइम की सजा जरूर भुगतेगा। फिर चैंग जाता है एंथनी से मिलने। वो पूछता है कि तुमने अपनी पोती को किडनैप क्यों किया। एंथनी कहता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। अच्छा, तुमने उसे किडनैप नहीं किया, ठीक है, लेकिन 15 साल पहले तुमने शर्ले की बेटी को किडनैप करके क्यों मार डाला। और ये सुनकर एंथनी बौखला जाता है। चैंग कहता है कि तुम्हारी उस गलती की सजा अब तुम्हारी बेटी और पोती भुगत रहे हैं। तुम चुपचाप अपना क्राइम कबूल कर लो, मैं तुम्हारी पोती को उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुंचा दूंगा, ये वादा है। अब एंथनी बताता है कि 15 साल पहले उसने शर्ले की बेटी को किडनैप क्यों किया। एंथनी की बेटी यानी किम एक हार्ट पेशेंट है और उसके ऑपरेशन के लिए एंथनी को $50,000 की जरूरत थी। तब एंथनी के पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने शर्ले की बेटी को किडनैप किया और $50,000 की फिरौती डिमांड की। उस समय चैंग के कहने पर शर्ले ने एक बैग में $50,000 के नकली नोट रखे और बैग को रेलवे स्टेशन में रख दिया। जब एंथनी ने देखा कि उसमें नकली नोट है तो वो चिढ़ गया था। उसने शर्ली को फोन करके धमकाया कि असली नोट्स नहीं दोगी तो अपनी बेटी को भूल जाओ। शर्ली उस समय और रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो पैसे लेकर एंथनी के पास गई। उसकी बताई हुई जगह पर एंथनी उससे कहता है कि एक प्लास्टिक कवर से अपना चेहरा कवर कर लो जल्दी। शर्ली वैसा ही करती है। तब एंथनी शर्ली की बेटी को अपनी गाड़ी में लेकर वहां आता है, लेकिन गाड़ी को हाईवे के पास वाले जंगल में रोकता है। जब वो शर्ली की बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता ही है तो वो एंथनी पर हमला करके वहां से भागने लगती है। एंथनी भी उसके पीछे पीछे भागता है। बच्ची एक चट्टान पर चढ़ने लग जाती है, लेकिन बदकिस्मती से अंधेरे में वो ठीक से नहीं देख पाती और चट्टान के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसका पैर फिसलता है और वो नीचे हाईवे पर गिर जाती है। उस समय शर्ली के कहने पर चैंग अपनी कार में ही आ रहा था और बच्ची सीधे उसकी कार के आगे गिरती है। चैंग चौंक कर दूसरी तरफ कार घुमाता है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। शर्ली अपनी बेटी की लाश को हाथ में लिए फूट फूट कर रोती है, लेकिन इसी बीच एंथनी शर्ली की गाड़ी से पैसे निकालकर वहां से चला जाता है फटाफट। फिर वो अपनी बेटी किम का हार्ट ऑपरेशन करवाता है और अपनी बेटी और अपनी पोती के साथ खुश रहने लग जाता है। पर उसे पछतावा भी होता है कि वो एक छोटी बच्ची की मौत का कारण बन गया है, इसलिए हाईवे पर उस बच्ची की याद में वो गुलदस्ता छोड़ता था। लेकिन उसी गुलदस्ते से ही चैंग और शर्ली की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई और अब एंथनी फंस चुका था। एंथनी के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के आधार पर उसे जेल की सजा सुनाई जाती है। फिर चैंग किम को उसकी बेटी लौटा देता है। दूसरी ओर शर्ली जंगल के एक पेड़ के पास जाकर कहती है, बेटी तुम्हें न्याय दिलाने में मैं सफल रही। ये कहकर वो उस पेड़ से लिपट जाती है और उसका दिल अब जरा हल्का हो जाता है। और इसी के साथ मोन्टाज नाम की मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म